हेलो दोस्तों, लॉजिकल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये एक्सप्लेनर एक असली गेम चेंजर होने वाला है, खासकर उन एस्पिरेंट्स के लिए जो यूपीएससी एएलसी, ईपीएफयू या किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां लेबर लॉ पूछा जाता है। हम सभी जानते हैं कि बेयर एक्ट्स को पढ़ना कभी कभी कितना बोरिंग और कंफ्यूजिंग लगता है ना? इसीलिए आज हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 को बहुत ही आसान और इंटरैक्टिव तरीके से डिकोड करेंगे। हमारा टारगेट सिर्फ रट्टा मारना नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में ऐसे फिट करना है कि एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू गलत ना हो। तो बस पूरा फोकस स्क्रीन पर रखिए और चलिए इस बेहतरीन सफर को शुरू करते हैं। अब ये जो सामने है, ये इस पूरे कानून का एकदम निचोड़ है। इस एक्ट के 3 सबसे मजबूत पिलर्स हैं। पहला, समय पर भुगतान। दूसरा, कोई अनधिकृत कटौती नहीं, यानी फालतू के डिडक्शन नहीं। और तीसरा, पूरी तरह से श्रमिक सुरक्षा। आज के सेशन में हम सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 26 तक सब कुछ एकदम क्लियर करेंगे। हर एक पॉइंट हाई यील्ड है, मतलब सीधे एग्जाम में छपने वाले फैक्ट्स। तो प्लीज हर डिटेल पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। आज हम किस रास्ते पर चलने वाले हैं उसका एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे प्रयोज्यता और मजदूरी की परिभाषा से, फिर भुगतान के नियम समझेंगे, उसके बाद कटौती और जुर्माना, फिर प्रवर्तन और निरीक्षण, कानूनी दावे और अपील, और आखिर में एक बेहतरीन सारांश के साथ इस सेशन को खत्म करेंगे। तो चलिए सीधे जंप करते हैं हमारे पहले भाग पर, प्रयोज्यता और मजदूरी की परिभाषा। देखते हैं कि ये कानून आखिर लागू किन पर होता है। यहाँ एक बहुत ही शानदार सुनहरा नियम या गोल्डन रूल है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट सिर्फ और सिर्फ उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिनकी सैलरी 24,000 रुपए प्रति माह तक है। याद रखिएगा, 2017 में इस लिमिट को अपडेट किया गया था। इसे एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला या सुरक्षा छतरी की तरह समझिए। जब तक कोई वर्कर महीने का 24,000 रुपए या उससे कम कमा रहा है, वो इस छतरी के नीचे एकदम सेफ है। लेकिन जैसे ही सैलरी इस लिमिट को क्रॉस करती है, वो इस स्पेसिफिक वैधानिक छतरी से बाहर आ जाता है। यह रूल पूरे भारत में कारखानों, रेलवे और कुछ खास औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, कानूनी तौर पर मजदूरी या वेज आखिर है क्या? सेक्शन 2 इसे बहुत ही क्रिस्प तरीके से डिफाइन करता है। इसमें बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता यानी डीए, ओवरटाइम, हॉलिडे पे और टर्मिनेशन पर मिलने वाला पैसा शामिल है। लेकिन एग्जाम्स में एग्जामिनर कहाँ फंसाता है? वो फंसाता है एक्सक्लूजन्स में। याद रखिएगा कि प्रॉफिट शेयरिंग बोनस, रहने के लिए घर या फ्री बिजली जैसी सुविधाओं की वैल्यू, पेंशन या पीएफ में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सब मजदूरी का हिस्सा बिल्कुल नहीं होते। मतलब अगर किसी फैक्ट्री वर्कर को मुफ्त बिजली मिल रही है, तो वो कानूनी तौर पर इसके बदले कैश नहीं मांग सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जो है भुगतान के नियम। पेमेंट आखिर होगा कैसे और कब? सेक्शन 3 और 4 बहुत ही क्लियर कट बात करते हैं। सैलरी देने की जो अल्टीमेट जिम्मेदारी है, वो हमेशा एम्प्लॉयर की होगी। और सेक्शन 4 साफ कहता है कि एम्प्लॉयर को वेज पीरियड्स फिक्स करने ही होंगे, चाहे वो डेली वेज दे, वीकली दे, फोर्टनाइटली दे या मंथली दे। लेकिन यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? कोई भी मजदूरी अवधि 1 महीने से ज्यादा की नहीं हो सकती। मतलब किसी वर्कर को ये नहीं बोला जा सकता कि भाई हम तो हर 3 महीने में एक बार पेमेंट करेंगे। ये पूरी तरह से गैरकानूनी है। अब बात करते हैं डेडलाइंस की, जिसे सेक्शन 5 और 6 में बताया गया है। इसे हम 7वें और 10वें दिन का नियम भी कहते हैं। अगर किसी संस्थान में 1000 से कम कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो सैलरी अगले महीने के 7वें दिन से पहले मिल जानी चाहिए। और अगर 1000 से ज्यादा कर्मचारी हैं, तो पेमेंट 10वें दिन से पहले हो जाना चाहिए। और हाँ, अगर किसी वर्कर को नौकरी से निकाल दिया जाता है, यानी टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो उसके काम के अंतिम दिन से 2 वर्किंग डेज के भीतर उसका फुल पेमेंट होना ही चाहिए। पेमेंट हमेशा मौजूदा सिक्कों, करेंसी नोटों, चेक या सीधे बैंक खाते में ही होना चाहिए। चलिए अब आते हैं इस एक्ट के सबसे कॉम्प्लेक्स लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्से पर। भाग 3, कटौती और जुर्माना। थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस यहां रखिएगा। सेक्शन 7 स्पष्ट रूप से कहता है कि सैलरी बिना किसी अनऑथराइज्ड कटौती के मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ ऑथराइज्ड कटौतियां हो सकती हैं। इसका स्टैंडर्ड लिमिट यह है कि कुल कटौती वर्कर की मजदूरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन यहां एक बड़ा अपवाद है। अगर इस कटौती में सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भुगतान शामिल है, तो ये लिमिट 75% तक जा सकती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिए।
अगर किसी वर्कर को अनुशासनात्मक कारणों से सस्पेंड किया गया है या उसका प्रमोशन रोक दिया गया है, तो उसे कानूनी तौर पर इस एक्ट के तहत कटौती नहीं माना जाएगा। सेक्शन 8 और 9 जुर्माने और काम से गायब रहने के बारे में है। फाइन लगाने के बहुत ही सख्त रूल्स हैं। पहली बात, किसी भी वर्कर पर जुर्माना उस वेज पीरियड की कुल मजदूरी के 3% से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरी अहम बात, 15 साल से कम उम्र के किसी भी वर्कर पर आप जुर्माना नहीं लगा सकते, और जो भी फाइन लगा है उसकी वसूली 90 दिनों के भीतर होनी चाहिए, वो भी किश्तों में नहीं, एक साथ। ये पैसा सीधा वर्कर्स वेलफेयर फंड में जाता है। इसके अलावा मान लीजिए 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स एक साथ मिलकर बिना नोटिस के गैरकानूनी हड़ताल करते हैं, तो एम्प्लॉयर पेनाल्टी के तौर पर 8 अतिरिक्त दिनों की मजदूरी काट सकता है। कई बार एम्प्लॉयर को कुछ नुकसान सहना पड़ता है, जैसे वर्कर को दिए गए सामान का खो जाना। सेक्शन 10 से 12A इसी बारे में बात करते हैं। एम्प्लॉयर अपने नुकसान की वसूली कर तो सकता है, लेकिन तभी जब वर्कर की गलती या लापरवाही साबित हो, और इसके लिए वर्कर को शो कॉज या कारण बताओ नोटिस का मौका देना बिल्कुल अनिवार्य है। इसी तरह काम शुरू होने से पहले दिए गए एडवांस की वसूली पहली सैलरी से की जा सकती है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है। यात्रा व्यय यानी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए दिए गए एडवांस की वसूली किसी भी हाल में नहीं की जा सकती। कुछ कटौतियां संस्थागत होती हैं, जैसे इनकम टैक्स, पीएफ, एलआईसी प्रीमियम या प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूशन। इन कटौतियों के लिए सबसे क्रूशियल कंडीशन ये है कि इनमें से कई डिडक्शंस, खासकर एलआईसी या यूनियन फंड्स के लिए कर्मचारी का लिखित प्राधिकरण यानी रिटन ऑथराइजेशन होना बहुत जरूरी है। बिना लिखित सहमति के कोई भी एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से ये पैसा नहीं काट सकता। दोस्तों, इतने सारे लीगल प्रोविजंस को एक साथ समझना आसान नहीं होता, है ना? ऐसे ही कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज को आसान भाषा में डिकोड करने के लिए हमारी टीम दिन रात मेहनत करती है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक जरूर करें और लॉजिकल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी एस्पिरेंट्स का सपोर्ट ही हमारी टीम को ऐसे बेहतरीन और हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। तो चलिए वापस चलते हैं अपने बैरैक्ट पर। अब आते हैं भाग 4 पर, प्रवर्तन और निरीक्षण। सरकार इन नियमों का पालन कैसे करवाती है, आइए देखते हैं। सेक्शन 13A एक बहुत ही सख्त लेजर रूल लागू करता है। हर एम्प्लॉयर को एक एकदम सटीक वेतन रजिस्टर मेंटेन करना ही होगा। काम का विवरण, दी गई मजदूरी, कटौतियां, सब कुछ उसमें दर्ज होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अंतिम एंट्री के बाद इन रिकॉर्ड्स को पूरे 3 साल तक प्रिजर्व रखना अनिवार्य है। वहीं सेक्शन 14 में फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स को बहुत पावर दी गई है। वे बिना बताए कभी भी प्रेमिसेस में घुस सकते हैं और रजिस्टर्स की जांच कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी के बराबर तलाशी और जब्ती की शक्तियां होती हैं। अगर कोई एम्प्लॉयर उनके काम में अड़चन डालता है तो ये सीधा सीधा एक दंडनीय अपराध है। अब बढ़ते हैं भाग 5 की ओर, कानूनी दावे और अपील। अगर विवाद हो जाए तो समाधान कैसे होगा? अगर किसी वर्कर की सैलरी काटी जाती है या देरी से मिलती है तो सेक्शन 15 और 16 पिक्चर में आते हैं। ये एक सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस है। वर्कर खुद, यूनियन अधिकारी या इंस्पेक्टर इसके खिलाफ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन कटौती या देरी होने के 12 महीने के भीतर ही किया जाना चाहिए। मामले की सुनवाई लेबर कमिश्नर या सिविल जज करते हैं। फैसले में वर्कर को उसका पैसा तो वापस मिलता ही है, साथ ही 10 गुना तक मुआवजा भी मिल सकता है। लेकिन इस सिस्टम का गलत फायदा ना उठाया जाए, इसके लिए एक वार्निंग भी है। अगर कोई वर्कर जानबूझकर झूठा या दुर्भावनापूर्ण दावा करता है तो उस पर 375 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो सीधा एम्प्लॉयर को दिया जाएगा। अगर कोई पार्टी फैसले से खुश नहीं है तो सेक्शन 17 उन्हें अपील करने का राइट देता है। अपील करने की टाइम लिमिट 30 दिन है, लेकिन एम्प्लॉयर के लिए यहां एक बड़ी शर्त है। उसे अपील करने से पहले विवादित राशि को कोर्ट में जमा करना ही होगा। सेक्शन 17A एक बहुत ही पावरफुल टूल है कोर्ट के पास। अगर कोर्ट को जरा सा भी शक होता है कि एम्प्लॉयर पैसे चुकाने से बचने के लिए फरार हो सकता है, तो वो फाइनल जजमेंट से पहले ही एम्प्लॉयर की संपत्ति की सशर्त कुर्की का आदेश दे सकता है। इससे वर्कर की मेहनत की कमाई एकदम सुरक्षित रहती है। चलिए अब जरा पेनाल्टीज यानी दंड पर नजर डालते हैं। सेक्शन 20 के तहत अगर कोई एम्प्लॉयर मजदूरी देने में देरी करता है या कोई इल्लीगल डिडक्शन करता है तो उस पर 1500 रुपए से लेकर 7,500 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। लेकिन अगर वो बार बार यही सेम अपराध दोहराता है तो ये जुर्माना छलांग लगाकर 3,750 रुपए से 22,500 रुपए तक पहुंच सकता है।
वहीं सेक्शन 21 ये बिल्कुल क्लियर करता है कि अदालतें किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं ले सकती जब तक कि अथॉरिटी या इंस्पेक्टर द्वारा उसकी बाकायदा मंजूरी न दी गई हो। सेक्शन 23 इस पूरे एक्ट का एक आयनक्लैड नियम है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर वर्कर से जबरदस्ती एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा ले जिसमें वर्कर कहे कि उसे इस एक्ट की सुरक्षा नहीं चाहिए, तो सेक्शन 23 सीधा कहता है कि ऐसा कोई भी अनुबंध पूरी तरह से शून्य और अमान्य यानी नल एंड वॉइड होगा। ये वर्कर को एक परमानेंट सेफ्टी नेट देता है। इसके अलावा सेक्शन 25 कहता है कि इस एक्ट का पूरा सारांश वर्कप्लेस पर अंग्रेजी और वहां की लोकल भाषा दोनों में डिस्प्ले होना चाहिए। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, भाग 6 सारांश और प्रेरणा। चलिए फटाफट इन सुनहरे नंबर्स का एक रैपिड रिवीजन करते हैं। कवरेज लिमिट क्या है? 24,000 रुपए प्रति माह। मैक्सिमम वेज पीरियड कितना हो सकता है? 1 महीना। पेमेंट का दिन क्या होगा? 1,000 से कम वर्कर्स पर 7वां दिन और उससे ज्यादा पर 10वां दिन। कटौती की लिमिट क्या है? नॉर्मली 50% और कोऑपरेटिव्स के लिए 75%। और क्लेम फाइल करने की लिमिट 12 महीने के भीतर। ये एक्ट एक एकदम परफेक्ट क्लोज्ड लूप सिस्टम है जो एक बुनियादी सच को एंश्योर करता है कि एक वर्कर जो भी कमाता है वो उसे मिलना ही चाहिए, बिल्कुल समय पर और पूरा का पूरा। तो एस्पिरेंट्स, इसी के साथ हमारा ये लीगल एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। यूपीएससी, एएलसी और ऐसे बाकी एग्जाम्स की तैयारी में दिन रात की कड़ी मेहनत लगती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जब कॉन्सेप्ट्स इस तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, तो कोई भी टारगेट मुश्किल नहीं लगता। बस अपना फोकस ऐसे ही बनाए रखना है। अगर ये एक्सप्लेनर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी टीम को ऐसा बेहतरीन कंटेंट लाते रहने का हौसला मिले।